तो हेलो भाई, स्वागत है आप सभी का राज सर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में क्लास 10th का जो पूरा फॉर्मूला है फिजिक्स का, हालांकि केमिस्ट्री वगैरह में तो वो रिएक्शन वगैरह होता है, उसका भी मैं कभी आप बोलोगे तो मैं उसका इंपॉर्टेंट जो अभिक्रियाएं वगैरह होता है रिएक्शन वगैरह उसका वीडियो बना दूंगा। लेकिन आज दोस्तों क्लास 10th का जो फिजिक्स है इसका पूरा सेपरेट वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, क्योंकि आपका एग्जाम अच्छे से जाना चाहिए और आप अच्छा स्कोर करके आए, मैं उम्मीद करता हूँ। इसलिए दोस्तों मैंने आपको ढूंढ के ऐसा टॉपिक लाया है ना, इसको पूरा रट लो ना, आप रट लो। और इसका मैं पूरा थ्योरी तो पढ़ाऊंगा ही। अभी दोस्तों देखो, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, ये पूरा मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है ना। तो इससे जो भी सूत्र आएगा तो वो मैंने उसमें भी कराया, तो उस बार एक बार आप थ्योरी भी जाके देख लेना। प्रकाश का परावर्तन मेरे प्लेलिस्ट में जाके बना हुआ, वहाँ से अच्छे से, बहुत अच्छे से मैंने समझाया, वहाँ से आप लिख भी सकते हैं पूरा, कोई जरूरत नहीं है फालतू चीज करने का, ठीक है ना। और मानव नेत्र तारंग बिरंग संसार वही मैं करा रहा हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का ये सूत्र वाला वीडियोस में हम देखेंगे कि पूरा जो फिजिक्स है उसका पूरा सूत्र देखेंगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ना, और बगल में घंटा 2 घंटा दबाइए देना, तभी नोटिफिकेशन पाओगे। चलो देखते हैं सूत्र पूरा। सबसे पहला सूत्र क्या है? प्रकाश का परावर्तन है। कॉपी लेके बैठ जाओ, कॉपी में लिखते जाओ, ऐसे नहीं, ठीक है। चलो तो सबसे पहला सूत्र आपका क्या है कि F बराबर क्या होता है मेरे भाई? R/2 होता है। अब सर जी F का मतलब क्या होता है? इसका मतलब आप लिख लो। F का मतलब सर जी क्या होता है? वो फोकस नहीं होता है, फोकस दूरी होता है, ठीक है ना। फोकस और फोकस दूरी में अंतर है, ठीक है। फोकस दूरी होता है, ठीक है। और F बराबर R/2। सर जी R क्या है? R सर जी होता है वक्रता त्रिज्या। ऐसे ही आप अपनी कॉपी में लिखते जाओ, ठीक है। इससे एक और फॉर्मूला बन जाता है कि नहीं तो कुछ नीचे 1 है तो R गुना 1 करेंगे तो R हो जाएगा अब बराबर 2 गुना F करेंगे 2F। तो ये फॉर्मूला हो गया R बराबर 2F हो गया, ठीक है। इसको मैं प्रूव करने आपको बताऊंगा, ठीक है। और इसमें पूछता कैसे दे देगा कि बोलेगा वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी बताइए, तो 10/2 पहुंचना आ जाएगा, तो बिल्कुल आप आसानी से बना लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में बहुत भरमार क्वेश्चन इससे पूछता है, इसलिए आप इसको रट लें, ठीक है, कॉपी में उतार लें। दूसरा क्वेश्चन आता है आवर्धन, मतलब आवर्धन का सूत्र आता है। आवर्धन सर जी M से लिखते हैं। अब सर जी आवर्धन सब क्या है तो एक बार प्लीज आप जाके देख लो ना यार, अभी बताएंगे थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, सेपरेट वीडियो बनाना है, इसलिए जाके आप देख लो पूरा, आपको आवर्धन फावर्धन क्या है सब आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना समझ में आए ना तब कहना सर जी आप जो बताएंगे नहीं समझ में आया है। चलो आवर्धन का सूत्र होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब प्रतिबिंब क्या होता है सभी बताए हैं, जाके देखो तुम। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। और सर जी आवर्धन को हम M से सूचित करते हैं। अब -V बटे U ये सब कैसे आता है तो उसमें बताए हैं। अब बराबर H' बटे H। अब सर जी V क्या है ये तो बचेबे नहीं करेगा, लिख लो। V का मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी, क्या है लिख लो, प्रतिबिंब की दूरी है। और सर जी U का मतलब क्या है? वस्तु की दूरी। और सर ये जो H इसको डैश बोलते हैं, जो H' है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सर जी है प्रतिबिंब की ऊंचाई, मतलब जो प्रतिबिंब हमारा दर्पण में बना है वो कितना ऊंचा बना है, समझ गए। और H का मतलब क्या होता है? वस्तु कुछ है, मतलब जो वस्तु हम रखे थे, मतलब हमारे सामने दर्पण है तो ये वस्तु है, तो ये कितना ऊंचा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? H बोलते हैं, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं एक लास्ट सूत्र, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दे देगा कि किसी उत्तल दर्पण में फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है और वस्तु का प्रतिबिंब जो है 20 सेंटीमीटर पीछे बनता है, तो बताइए U का मान कितना होगा? तो सर जी सूत्र याद रहेगा तो ना बना लीजिएगा, बिल्कुल बना लीजिएगा। तो 1/F बराबर होता है सर जी 1/V प्लस 1/U। अब सर जी F क्या होता है? अभी तो बताएं कि फोकस दूरी होता है। और V क्या बताएं? अभी तो बताएं कि V का मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी होता है। U का मतलब क्या होता है? वस्तु की दूरी। अगर आप बोलेगा तो मैं इस पर न्यूमेरिकल के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब देखते तो यही सूत्र आपका पास 3-4 गो था प्रकाश का परावर्तन में। तो प्रकाश का अपवर्तन जो दूसरा चैप्टर था मिट गया है, इसमें थोड़ा ज़्यादा चैप्टर है, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मिट गया है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। चलो इसमें सबसे पहले आता है किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालना। अब सर जी अपवर्तनांक क्या होता है? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है तो दूसरे माध्यम में कितना मुड़ रहा है, कितना भाग रहा है, यही क्या होता है? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को मैंने पूरा आपको पढ़ाया हुआ है, जाके देखिए आप, ठीक है, बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकाला जाता है। मान के चलो हमारे पास 2 माध्यम है, ठीक है। ये माध्यम हमारा क्या ऊपर हो गया हवा माध्यम, और नीचे क्या हो गया हमारा कांच माध्यम। नीचे क्या हो गया मान लो पानी, मान लो क्या हो गया पानी मान लो। और हवा को हम कभी कभी निर्वात भी बोल सकते हैं। क्यों बोलते सर निर्वात? और निर्वात को भी हम शून्य बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हवा और निर्वात में लगभग जो है ना प्रकाश की चाल समान होती है, इसलिए निर्वात को हम हवा भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है। चलो तो ऊपर क्या है निर्वात और नीचे क्या पानी। तो मान चलो प्रकाश की एक किरण ना हम हवा से टॉर्च बार रहे हैं, टॉर्च तो प्रकाश निकलवे करेगा, टॉर्च को बारे और किस में गुजारे, इसको पार करके इसमें गुजारे, तो इसमें कुछ तो कुछ मुड़ेगा ना, कुछ तो मुड़ेगा, तो कुछ तो कुछ मुड़ेगा, तो इसमें जो मुड़ेगा ना तो यह क्या होगा? इसमें क्या होगा? अपवर्तनांक। क्या होगा? अपवर्तनांक होगा। तो वही अगर पूछेगा कि इस माध्यम में कितना अपवर्तनांक होगा, आखिर प्रकाश की किरण तो इस माध्यम से इस माध्यम में ना है, तो इसमें कितना अपवर्तनांक होगा? तो वही निकालते हैं किसी माध्यम का अपवर्तनांक। हमको इस माध्यम में अपवर्तनांक निकालना है, प्रकाश कितना मुड़ रहा है, तो क्या देंगे? शून्य में प्रकाश चाल, और शून्य के बदले आप क्या दे सकते हैं? निर्वात भी दे सकते हैं, ठीक है। निर्वात में प्रकाश चाल बट गलती हो क्या, सॉरी यहाँ गलती हो गया, इसको लिख लो।
इसे यहाँ हो जाएगा आपका किसी माध्यम, उस माध्यम प्रकाश चाल, ठीक है, इसको लिख लो इसे, उस माध्यम में, थोड़ा गलती, उस माध्यम में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। और अपवर्तनांक का सूत्र सूचित करते हैं, इसको एन से करते हैं। अब बराबर शून्य में प्रकाश की चाल, इसको सी से लिखते हैं। अब बटे माध्यम में प्रकाश चाल मान लेते हैं भी, तो एन बराबर क्या होगा, सी बटे भी होगा, ठीक। ये आपका सूत्र हो गया। अगर दे देगा कि एन का मान दे देगा, मतलब अपवर्तनांक दे देगा, प्रकाश चाल देवे करेगा, उस माध्यम का अपवर्तनांक आपको मतलब चाल निकालने पूछ देगा, इस तरह भी हो सकता है, ठीक है। चलो अब देखो, अपवर्तनांक का भी दो प्रकार होता है, एक होता है आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक और एक होता है आपका सापेक्ष अपवर्तनांक। तो मेरे भाई जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है ना, निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है वो यही होता है, सिर्फ अपवर्तनांक बोल दो या निरपेक्ष अपवर्तनांक बोल दो, बात एक है, ठीक है। इसलिए मैंने उसका फॉर्मूला नहीं होता है, यही फॉर्मूला होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक के लिए। अब दूसरा जो होता है सापेक्ष अपवर्तनांक, उसके लिए थोड़ा कुछ कंडीशन अलग है, तो लिख दिया सापेक्ष अपवर्तनांक के लिए। इसमें क्या होता है, अब जैसे मान के चलो, अब हमारे पास दो माध्यम है, ऊपर निर्वात नहीं होगा, ऊपर निर्वात नहीं होगा। इसमें क्या होता है, तो ऊपर निर्वात लेना तुमको जरूरी है, लेकिन सापेक्ष अपवर्तनांक में तुमको निर्वात ऊपर लेना जरूरी नहीं है, तुम कोनो दो माध्यम ले सकते हैं। अब ऊपर ले लेते हैं हम पानी और नीचे ले सकते हैं कांच, क्या ले सकते हैं, कांच ले सकते हैं, दो माध्यम हो गया। अब प्रकाश को मान लो ये सूर्य का किरण है, इसको हम पानी से किस में गुजारे, कांच में गुजारे, पानी है ना, हाँ ये कांच है, ये क्या है आपका कांच है, ये आपका कांच है, ऊपर पानी में कांच से, पानी से कांच में गुजारे, तो पानी से कांच में गुजारे तो माध्यम तो चेंज हो गया, ऊपर पानी माध्यम है, नीचे कांच माध्यम है, तो प्रकाश का माध्यम चेंज हो गया। जब प्रकाश का माध्यम चेंज हो गया तो प्रकाश का गति भी चेंज हो जाएगा, तो इसमें प्रकाश कुछ मान लो कुछ तेज होगा या कम में होगा, इसमें कुछ तेज होगा कम होगा, तो इससे इसमें आया तो कुछ क्या होगा, प्रकाश के चाल में परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, अरे प्रकाश के चाल में परिवर्तन हो गया, कितना मुड़ न गया, तो वही आपका क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। तो माध्यम एक के सापेक्ष, माध्यम एक क्या था, पानी था, तो माध्यम एक के सापेक्ष दो का अपवर्तनांक, या ऐसे बोलो माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। इसका सूत्र होता है माध्यम एक में प्रकाश की चाल आपका होता है बटे माध्यम दो में प्रकाश की चाल। इस सूत्र से आप निकाल सकते हैं माध्यम दो का अपवर्तनांक, जिसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं N21 बराबर V1 बटे V2। N21 का मतलब क्या हुआ, 2 का मतलब हुआ सर शॉर्ट में, मतलब कि ये जो पूरा लंबा लिखे हैं ना, इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं। ये N21 मतलब माध्यम दो का अपवर्तनांक एक के सापेक्ष क्या होगा, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल मान लेते V1 होगा और माध्यम 2 में प्रकाश चाल क्या होगा, V2 होगा। तो इसको मैं फॉर्मूला आपको बताता हूँ कैसे यार, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ कि N21 बराबर जो होता है, देखो माध्यम दो का अपवर्तनांक कुछ ना कुछ होगा, तो अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं, C बटे V, तो हो जाएगा आपका C बटे 2 है ना, तो V2 को दे देते हैं। अब फिर यहाँ क्या है, V2 है ना, तो माध्यम दो का भी कुछ अपवर्तनांक होगा, मतलब दो में सॉरी एक में क्या होगा, तो C बटे V1 हो जाएगा, ठीक है। अब करो C1 बटे V2, अब ये गुना V1 ऊपर चला जाएगा बटे C, सीधे खत्म हो गया, क्या बचा V1 बटे V2, तो वही हम डायरेक्ट यहाँ लिख दिया। समझ में आया कैसे ड्राइव हुआ फॉर्मूला, तो इस तरह से आपका ये अपवर्तनांक का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब इसमें अपवर्तनांक में कुछ और आता है, से हो गया आपके साइन I बटे साइन R, साइन I बटे साइन R बराबर होता है म्यू होता है, कोई N भी लिख देता है, और इसको क्या होता है कि नियतांक होता है, मतलब साइन I बटे साइन R हमेशा क्या होता है, एक नियतांक होगा। बोल देता बताइए साइन I बटे साइन R क्या होगा, एक अचर होगा, चर होगा कि नियतांक होगा, तो वैसे अचर को नियतांक बोलते हैं, तो आपका क्या होगा, एक हमेशा नियतांक होगा, कहीं कहीं एन लिखल रहेगा, कहीं कहीं म्यू लिखल रहेगा। और इसी को दोस्तों हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम, याद रखना, इसी क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। बोलेगा स्नेल का नियम क्या है, बोलो म्यू बराबर साइन I बटे साइन R। अब सर जी आई क्या है, आई सर जी है आपतन कोण, लिख लो, आई क्या है आपतन कोण, और आर क्या है, आर सर जी है अपवर्तन कोण, लिख लो ध्यान से, ठीक है। चलो ये आपका हो गया। अब लेंस के लिए आवर्धन सूत्र, देखो ये जो आवर्धन सूत्र था ये किसके लिए था, ये दर्पण के लिए था, किसके लिए, दर्पण के लिए, लिख लीजिए। अब ये क्या था आपका, दर्पण के लिए, और ये क्या आपका लेंस के लिए। तो आवर्धन का तो वही होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, इसमें वही होगा, सिर्फ थोड़ा इसमें माइनस था ना, माइनस बदल जाएगा। यहाँ क्या होता है, M बराबर माइनस V बटे U बराबर H डैश बटे H, यहाँ खाली माइनस हटा दो प्लस जाएगा, ठीक है। बाकी सब चीज़ तुमको बताइए किए हैं कि H डैश क्या होता है, V क्या होता है, सब उसमें वही होता है। V होता है प्रतिबिंब की दूरी, U होता है वस्तु की दूरी, और H डैश होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, और H होता है आपका वस्तु की ऊंचाई, सब चीज़ वही होता है, ठीक है। अब लेंस सूत्र देख लेते हैं, जैसे आपका दर्पण सूत्र होता है उसी तरह लेंस सूत्र, बहुत ईजी है। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1 बटे F बराबर 1 बटे V प्लस 1 बटे U ना, खाली यहाँ लेंस सूत्र में क्या कर दो, खाली बीच में माइनस लगा दो, बाकी सब चीज़ यही वाला है, यहाँ प्लस है, यहाँ खाली बीच में माइनस लगा दो, बाकी तुमको पता है कि F क्या होता है, V क्या होता है, U क्या होता है, हम बताइए दिए हैं, ठीक है, लिख लो। अब देखो यदि बोल देगा, अच्छा एक सूत्र उसमें छूट गया, लिख लो कि P बराबर होता है ना 1 बटे F होता है, इसको ऊपर लिख लो पहले, लेंस की क्षमता, क्या लिख लो, लेंस की क्षमता के लिए, लिख लो हेडिंग थोड़ा, लेंस की क्षमता के लिए सूत्र, ऐसे लिख लो, लेंस की क्षमता के लिए सूत्र लिख दो, P बराबर 1 बटे F, और जो F जो है ना दोस्तों ये मीटर होना चाहिए, किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। तो P मतलब क्या है, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता ऐसा है मतलब क्या होता है, डायोप्टर होता है, बहुत पूछता है। तो P बराबर 1 बटे F होता है, F क्या सर जी, फोकस दूरी, तो ये भी आपका एक फॉर्मूला हो गया।
बोलेगा एफ क्या किस में होना चाहिए, तो मीटर में होना चाहिए। ठीक है, अब देखो अगर हमारे पास बहुत सारे लेंस हो जाए, मान लो P1 क्षमता कोई लेंस हो गया, P2 क्षमता का, P3, 3 को हमारे पास क्षमता का लेंस है और तीनों को सटा के रखा है, तो एक साथ संपर्क लेंस जो होगा ना, मतलब संपर्कित लेंस की जो टोटल क्षमता हो जाएगी सबको जोड़ देना, P1 P2 P3 जैगो लेंस रहेगा सबको जोड़ दो, वो क्या निकल जाएगा आपका संपर्कित लेंस की क्षमता दे देता है। बताइए दे देगा P1 P2 P3 लेंस की क्षमता अलग अलग है, तो बताइए सबका एक साथ क्षमता क्या हो, सबको जोड़ दो, क्षमता हो गया। ठीक है ना, तो उस तरह से आपका हो जाएगा। ठीक है, तो हमको लगता है कि पूरा खत्म इसका भी हो गया, प्रकाश का अपवर्तन का जो भी सूत्र था वो पूरा खत्म हो गया। अभी आप रुकना, ठीक है ना, अभी विद्युत धारा है, हाँ विद्युत धारा से खत्म हो जाएगा पूरा। तो विद्युत धारा हम देख लेते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इसमें सबसे पहला आपका दोस्तों क्या आता है, आई बराबर क्या होता है, Q/T होता है। अब सर जी आई क्या है, तो तुरंत लिखो, आई का मतलब क्या होता है, धारा। देखो पूरा तुमको लिखाएंगे और धारा लिखेंगे, और Q का मतलब सर जी क्या होता है, आवेश होता है। क्या होता है, आवेश होता है। और T का मतलब क्या होता है, समय होता है। ठीक है, इसको लिख लो। अब देखो इसी से एक सूत्र और बन जाता है कि मान लो इधर कुछ नहीं तो एक है, तो Q गुना एक Q हो गया, अब बराबर I गुना T IT, तो ये भी एक सूत्र हो गया। ठीक है ना, तो ये सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको याद करो, तुम इससे निकाल सकते हो, है कि नहीं। चलो दूसरा सूत्र था आपका V बराबर W/T। अब V सर जी क्या है, V होता है आपका विभव। क्या होता है, विभव होता है। और W क्या होता है, कार्य होता है। क्या होता है, कार्य। और Q आपका क्या होता है, तुरंत बताएं, Q क्या होता है, आवेश होता है। ठीक है, अब विभव होता है। अब विभव सब थोड़ा अभी बताना असंभव है, क्योंकि सब जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे, फिर भी हम बता देते हैं। विभव क्या होता है, किसी अनंत से किसी बिंदु तक जो किस एकांक आवेश को ले जाने में जो कार्य किया जाता है ना, वही आपका क्या होता है, विभव होता है। ठीक है, तो जब बताएंगे ना विद्युत धारा पढ़ाएंगे उसमें डिटेल पढ़ाएंगे। फिर आप सूत्र याद रखें तो कम से कम काम तो आपका हो जाएगा ना, उस समय तो याद करना नहीं पड़ेगा, इतना तो ईजी होगा ना, इसलिए कर लीजिए। अब फिर क्या होता है, ओम के नियम के लिए, अब ओम का नियम इसमें आता है, तो ओम का नियम के लिए सूत्र होता है दोस्तों V बराबर IR। अब ये भी आपका होता है, तो V बराबर IR का मतलब क्या हो सर जी, कि जो ओम का नियम कहता है, साइमन ओम वैज्ञानिक था, वो कहता है कि किसी भी दो चालक के बीच जो विभवांतर होगा ना, वो उसमें जो धारा बह रहा होगा उसके इस समानुपाती होगा। ठीक है ना, तो V बराबर क्या हो गया, IR। V का मतलब क्या होता है, विभव होता है, या विभवांतर बोल लो। ठीक है, विभव के अंतर को ही विभवांतर बोलते हैं। ठीक है, पढ़ाएंगे सब। तो V बराबर क्या होता है, IR। फिलहाल बोलेगा कि ओम का नियम क्या होता है, बोलना V बराबर IR। अब इसी से एक और फॉर्मूला निकाल सकते हो, क्या देखो, इसी से लोग बोल देता है कि देखो R बराबर क्या होता है, इधर V है और इधर I को फेंका तो भागे में जाएगा, बराबर R। तो R बराबर का सूत्र क्या होगा, R बराबर V/I, वो सूत्र हो गया, इसको भी याद रख लो। प्रतिरोध बराबर सूत्र क्या होता है, विभव बटे या विभवांतर बटे धारा, ये भी हो गया सूत्र अलग से। ठीक है, चलो अब देखते हैं प्रतिरोध की निर्भरता, मतलब प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करता है। हालांकि सब पढ़े हुए करेंगे, फिलहाल सूत्र देखो। तो प्रतिरोध होता है चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, और प्रतिरोध को R से सूचित करते हैं। ठीक है, R का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध, लिख लो, R का मतलब प्रतिरोध। तो R जो होता है 1/A, इसको बोलते हैं समानुपात, इसको क्या बोलते हैं, समानुपाती। 1/A मतलब चालक का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, ये जो है, ये जो गोल वाला पार्ट, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। इसके क्या होता है, व्युत्क्रमणपाती होता है। तो दोनों के जब समीकरण देखेंगे तो R तो खत्म हो जाएगा, मतलब R दो R मिलकर एक R बन जाएगा, और ये L/A हो जाएगा। अब जब इसको हटाएंगे ना, इसको जब हटाएंगे तो क्या आएगा, P देंगे। क्या देंगे हम, P देंगे। मतलब जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कोई एक नियतांक देते हैं। ठीक है ना, तो नियतांक के रूप में हम क्या दिए, ये रो दिए, इसको P नहीं बोलेंगे, रो बोलते हैं। और इसी रो को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता बोलते हैं, याद रखना। तो रो का सूत्र क्या होगा, प्रतिरोधकता होगा। अगर रो का सूत्र आप निकालना चाहते हो, चलो इसका सूत्र निकालना तो क्या होगा, तो कर दो इसको, तो क्या हो जाएगा, रो L बराबर A गुना AR हो जाएगा। तो रो R ये वाला क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा AR/L। ये आपका क्या हो गया, एक सूत्र हो गया। इससे अगर प्रतिरोधकता, P का रो का मतलब क्या हुआ, प्रतिरोधकता दे देगा, A का मान दे देगा, R का मान दे देगा, L का मान दे देगा, तो प्रतिरोधकता आपको निकालना इस सूत्र। ठीक है, और भी सूत्र 3-4 सूत्र, अभी आप रुकना। ठीक है, तो उसको मैं करा देता हूँ, तब आप जाइएगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं पूरा, आप इसको उम्मीद है कि नोट कर लिए होंगे। चलिए देखते हैं, ये देख लेते हैं और जो बचा खुचा सूत्र था उससे संबंधित। ठीक है, सबसे एक और सूत्र होता है आपका V बराबर होता है VA घटा VB बटे W/T। यहाँ V सर जी विभवांतर, यहाँ क्या सर जी, V विभवांतर है, और V का मतलब विभव भी होता है, जो कि क्या बताए थे, V बराबर क्या बताए थे हम, W/Q बताए थे। तो यहाँ V का मतलब विभव हुआ, और यहाँ V का मतलब क्या, विभवांतर हुआ। तो दोनों के लिए अलग अलग सूत्र है, ये W/Q है। विभव के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। तो V बराबर क्या हो जाएगा, VA घटा VB बटे W/Q। अब VA VB क्या है, ये आपका VA अलग विभवांतर है, और VA अलग विभव है, और VB आपका अलग विभव है। तो दोनों का अंतर ही क्या कहलाता है, आपका विभवांतर कहलाता है। तो ये क्या होता है, W/Q होता है। ठीक है, तो बताएंगे जब इसको हम देखेंगे। फिलहाल आप याद रखिए कि 2 को विभवांतर दिया गया, 2 को विभव दिया रहेगा, उसको घटा देना और W/Q निकालना। ठीक है, जो दिया गया उसमें जो कहेगा निकालना। अब देखो प्रतिरोधों का संयोजन, मतलब कि बहुत सारे प्रतिरोध को हम कैसे उसको एक साथ उसका समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो प्रतिरोधों का संयोजन हम 2 तरह से करते हैं। पहला करते हैं श्रेणी क्रम, जिसको सीरीज बोलते हैं, और दूसरा करते हैं समांतर क्रम, जिसको पैरेलल बोलते हैं।
तो श्रेणी क्रम के लिए समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, R बराबर R1 R2 प्लस R3। मतलब दे देगा कि श्रेणी क्रम में 4 ओम 5 ओम 6 ओम जुड़े हुए हैं, तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो यही सूत्र लगा लेना। जितना प्रतिरोध दिया होगा, श्रेणी क्रम बोलेगा तो सबको खाली जितना प्रतिरोध दिया होगा सबको जोड़ देना, वो आपका आंसर है। इसे बोल देते हैं कि दे देगा कि 3 ओम, इसको ओम बोलते हैं, 4 ओम और 5 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो किस में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। तो उसका समतुल्य प्रतिरोध निकालें, तो देखो R बराबर R1 R2 R3, मतलब जितना रहेगा इधर R4 जितना रहेगा उसको सबको जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। उसी तरह से देगा कि समांतर क्रम में 3 ओम 4 ओम 5 ओम जुड़े हुए हैं, किस क्रम में, समांतर क्रम में। तो आपको ये सूत्र लगाना 1/R1 1/R2 1/R3, ठीक है। इस तरह से आपका ये निकल जाएगा और इस पर बहुत सारा न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है। अब देखो, अब देख लेते हैं जो भी सूत्र बचा है। P बराबर क्या होता है, W/T। सर जी यहाँ P का मतलब क्या है, विद्युत शक्ति। क्या है, विद्युत शक्ति, लिख लो, क्या है, विद्युत शक्ति, जिसका ऐसा मतलब क्या होता है, वाट होता है। तो P बराबर क्या होता है, W/T होता है। तो W हो गया कार्य और T हो गया समय आपका, ठीक है। और P बराबर सूत्र होता है, P बराबर होता है VI। यहाँ V का मतलब क्या सर, V का मतलब विभवांतर है और I का मतलब क्या, धारा। तो P बराबर VI, मतलब P बराबर VI, इस पर भी सूत्र बनेगा। मतलब डायरेक्ट दे देगा विभवांतर इतना है, दे देगा कि किसी बल्ब का या किसी बल्ब में बह रही धारा का विभवांतर जो है, चालक का विभवांतर जो है 10 वोल्ट है और धारा जो है वो 0.2 एम्पियर है। तो बताइए उसकी शक्ति कितनी होगी। तो इसको P बराबर VI डायरेक्ट इस सूत्र से निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक और सूत्र होता है P बराबर V²/R। अगर आपको प्रतिरोध दिया, R का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध। अगर आपको प्रतिरोध दिया हो, V दिया हो, तो P आपको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। P का मतलब क्या है, विद्युत शक्ति। और सूत्र देख लेते हैं, 1 kWh किलोवाट घंटा। इसका मतलब क्या होगा, किलोवाट घंटा कितना होता है, 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है, ठीक है। और एक और होता है H बराबर I²RT। सर जी इसको हम बोलते हैं जूल का तापन नियम। क्या बोलते हैं, जूल का तापन नियम। क्या होता है, H बराबर I²RT। H का मतलब क्या है, हीट है। क्या है, हीट। हीट मतलब क्या सर जी, उष्मा होता है। कहीं कहीं इसको W भी लिखता है, क्योंकि जो उष्मा होता है वो कार्य के बराबर होता है, ठीक है। तो I का मतलब क्या, धारा है, तो बतिवे क्या, R का मतलब प्रतिरोध, T का मतलब समय। तो इससे आपका फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों मैंने पूरा आपको क्लास 10th का सूत्र बताया। अगर कोई भी सूत्र बचा होगा, लगता होगा कि सर ने कोई सूत्र छोड़ दिया, तो आप हमें जरूर बताना, मैं उसको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में।